नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में आबकारी विभाग के नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस दौरान मंत्री नितिन अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त आरक्षियों को शुभकामनाएं भी दी। सीएम योगी ने कहा, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि नवरात्रि के पावन दिनों में आबकारी आरक्षियों की भर्ती में 30% महिलाएं शामिल हुई हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद रेवेन्यू को लगातार बढ़ोतरी की ओर अग्रसर करना, यह अपने आप में आबकारी विभाग के द्वारा किए गए रिफॉर्म का परिणाम है। और ये रिफॉर्म और तकनीक को उपयोग करके जब भी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसमें विभाग की लीडरशिप है, लेकिन साथ साथ विभाग के हर एक कर्मी का भी उसमें योगदान होता है। एक टीम वर्क होता है और उसी टीम का हिस्सा बनने के लिए 332 जिसमें 109 केवल महिला आरक्षी होंगी, ये सभी आज इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र यहां पर वितरण हुआ है या होने जा रहा है। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं कि आप एक तो समाज को सही दिशा देंगे, दवा भी बनाने में उपयोग होगा, दूसरा जहरीली शराब से भी समाज को मुक्त करने का काम भी करेंगे। लेकिन साथ सुभाषपा की सावधान यात्रा आज बस्ती के कुदरहा पहुंची, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों की समस्या को उठाते हुए कहा, सिपाहियों के लिए साइकिल की डिमांड करी थी, लेकिन उनके पक्ष में किसी ने हाथ नहीं उठाया। साइकिल अलाउंस बढ़ाने के लिए उनके मुख्यमंत्री से गहमा गहमी तक हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हम दोस्ती को अच्छे से निभाते हैं तो हम दुश्मनी भी निभाना जानते हैं। हमारा होगा सिंबल आपका। हमने कहा कि चलो भाई, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं। ये भी मैं जानता हूं। और अभी तक गिनती नहीं थी। जब माननीय दूधराम जी जीत के गए तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूछा कि कैसे जीत गए, तो इन्होंने कहा कि भारतीय समाज पार्टी की देन है कि हम लोग चुनाव जीत करके आए। इन्होंने कहा तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि वहां कहां वोट है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुट गई हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर हावी होने की पूरी कोशिश में लगी हैं। ऐसे में विपक्षी सत्ता पक्ष पर किसी न किसी मुद्दे पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सपा ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सपा प्रवक्ता अमित जैमई ने सरकार पर पीएफआई पर बैन लगाने को नया खेल बताया है और साथ में आरएसएस पर भी हमला बोला है। 2024 में ध्रुवीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया खेल खेला है, पीएफआई को बैन करके। सवाल यह है कि चाहे आरएसएस को बैन करने की बात हो या पीएफआई को बनने की बात हो, दोनों ही इस देश के चरमपंथी और आरएसएस तो विशेषकर एक सुप्रीमेसिस्ट जातियों के प्रतिनिधित्व का संगठन है। तो समाजवादी पार्टी की अपनी ये समझ है कि हमने अपने 2 दिन के राष्ट्रीय और राज्य सम्मेलन में समाजवादी लोगों ने यह तय किया है कि 2024 में पूरे देश में आरएसएस ही नहीं, बीजेपी को संसद में घुसने से बैन लगाने का काम करना है। संसद में बैन लगाइए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। समाजवादी लोगों ने इस बात का आह्वान किया है। उत्तर मध्य रेलवे के अधीन आने वाले जोई हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर के अखाड़ा बनता दिखाई दे रहा है। प्रधानाचार्य ममता दीक्षित ने स्कूल के टीचर और बच्चों पर आरोप लगाया कि बच्चे हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल आते हैं। स्कूल की मुस्लिम टीचर उनको धमकी देती हैं, तो वह मुस्लिम टीचर उनको हटाने की बात करती हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम शिक्षिकाएं विद्यालय की छात्राओं को भड़काती हैं। यही नहीं, कॉलेज के बाहर प्रिंसिपल के मुर्दाबाद के नारे भी लगवाए जाते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें प्रधानाचार्य ममता दीक्षित रोती हुई दिखाई दी थी। आज इसी मामले को लेकर छावनी विधायक डॉक्टर जीडी धर्मेश और जिला विधायक
निरीक्षक मनोज कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी विद्यालय में जांच करने पहुंचे। देखिए, आज कल ये वायरल भी हुआ जॉय हैरिस गर्ल्स कॉलेज का स्कूल का, और आज अखबार में भी पढ़ने को मिला। और उस हिसाब से हमको ये लगा कि भाई किसी तरह का किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी तरह का कोई विवाद पैदा न हो, इस वजह से कुछ बातें आई थी कि भाई कुछ बच्चियां यहाँ पर हिजाब पहन के आती हैं, और कुछ टीचर भी हैं वो उनका सपोर्ट करती हैं, नारेबाजी कराती हैं, ऐसा जानकारी में आया था। तो मैंने सबसे पहले तो एसएसपी आगरा से बात की, और पहले से भी उनके संज्ञान में मैटर था, जब मैंने भी कुछ बताया उनको, तो उन्होंने कहा हम अपने हिसाब से उसको देख करके अलग से देख करके कार्रवाई करेंगे। हिजाब को लेके आज प्रधानाचार्य की ओर से बताया गया था, लेकिन पिछले 2 दिन का फुटेज निकाल के देखा तो हिजाब में कोई बालिका नहीं मिली है। बहरहाल हमने निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी बालक बालिका जो है अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही आएंगे, और शैक्षिक वातावरण हमारा अच्छा बने और अनुशासन कायम हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसको शीघ्र ही हम स्थापित कराएंगे। तो वहीं बात अगर फतेहपुर की जाए तो फतेहपुर में पुलिस ने मौत के सामान के सौदागरों का गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। खबर के मुताबिक निकाय चुनाव में माहौल बिगाड़ने के लिहाज से अवैध असलहे बनाए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और काफी मात्रा में असलहे, राइफल और उपकरण बरामद किए हैं। जिले की सुल्तानपुर घोष और खागा कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके इसका भांडाफोड़ किया है। जनपद फतेहपुर में थाना सुल्तानपुर घोष, खागा और सर्विलांस की टीम ने मिल करके एक बहुत ही अच्छा वर्क किया है और इसमें एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 2 व्यक्ति लालमन और ओम प्रकाश गिरफ्तार हुए हैं। लालमन ने अपने घर में आंगन के बगल के कमरे में 5 फीट गड्ढा बना करके उसमें लकड़ी का नीचे सेट करके उस पर सारे अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रखा था, और वो इसलिए वहाँ पे काम करता था ताकि आवाज़ दूर तक न जाए। बाहर अपना पैसे का काम ये करते थे, बाकी लोहे का जो काम है वो करते थे, अंदर वो करते थे। वहाँ पे एक ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति को रख रखा था, जो कि खागा का रहने वाला है, शातिर अपराधी है। पहले भी वो घूरपुर, प्रयागराज, खागा, सुल्तानपुर घोष आदि थानों से जेल जा चुका है। इन लोगों से 16 तमंचे, 1 नाली बंदूक 1 और 3 अद्धी बरामद हुई है। ढेर सारे अधबने तमंचे और इंस्ट्रूमेंट जो बनाने में प्रयोग किए जाते हैं वो बरामद हुए हैं। एक अच्छे गैंग का पर्दाफाश हुआ है। कन्नौज में पुलिस अधीक्षक ने टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तो वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत थानावार जगह चिन्हित करके बक्से लगवाए जाएंगे, जिससे इन बक्सों में फरियादी अपनी समस्या लिखकर डाल सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये बक्से एसपी ऑफिस से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। एसपी ने बताया कि पहले चरण में 20 बक्से लगाकर टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके बाद एक बॉक्स लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक से बात करें, क्या इसका उद्देश्य है, क्या है? कन्नौज पुलिस की तरफ से ये एक नया प्रोजेक्ट आम जनता के फीडबैक पर शुरू किया जा रहा है। इसका नाम है टॉक टू योर एसपी, यानी कि पुलिस अधीक्षक से बात करें। इसके तहत कुछ बॉक्सेस महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज पुलिस ऑफिस से की गई है। इन बॉक्सेस के माध्यम से आम जनता कोई भी सूचना, अपनी कोई भी समस्या या किसी प्रकार की कोई गोपनीय सूचना इस बॉक्स में डाल के पुलिस अधीक्षक तक, जनपद कन्नौज पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी बरेलवी मसलक के धर्मगुरु ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना
शहाबुद्दीन रिजवी को पीएफआई पर बयानबाजी करने पर धमकी मिली है। कल मौलाना के मोबाइल फोन पर धमकी देने वाले ने कॉल करके कहा कि पीएफआई के खिलाफ बोलना बंद करो। धमकी की सूचना मौलाना ने बरेली के डीएम एसएसपी को फोन करके ट्वीट कर दी है। आज मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एसएसपी बरेली से मिलकर शिकायत भी की। केस दर्ज करते हुए पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पीएफआई का मैं बराबर विरोध कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है और वो देश की एकता और अखंडता के लिए ख़तरा है। इस्लाम को बदनाम कर रहा है। इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी हो रही है। पूरे देश में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। इस वजह से मैं बराबर पीएफआई का विरोध कर रहा हूं। तो इस वजह से कल दोपहर में 3:42 पर पीएफआई के किसी सदस्य ने मुझे धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और मैं उस दिन लखनऊ में था। आज बरेली पहुंचा हूं। बरेली पहुंचने के बाद अभी कप्तान साहब से मुलाकात हुई। कप्तान साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया और मैंने उनसे मांग की है कि मेरी सुरक्षा की जाए, मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा दी जाए। बिल्कुल, ये तो सारे तथ्य जो भी इन्होंने बताए हैं सबकी छानबीन की जाएगी और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके जिस नंबर से आया था उस नंबर को ट्रेस किया जाएगा, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद से पूरी चीज़ साफ होगी कि क्या पूरा मामला है। तो वहीं राज्य सरकार ने किसानों की पारंपरिक फसल मंडवा, झंगोरा, चौलाई, सोयाबीन का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। इस वर्ष जनपद के 8 केंद्रों में किसानों की उपज का क्रय किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मंडवा का समर्थन मूल्य 27 रुपए प्रति किलो, झंगोरा 25 रुपए और चौलाई 50 रुपए, साथ में सोयाबीन 40 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है। दिवंगत अंकिता भंडारी को भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करी, जिसमें मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं ने भी शोक संवेदना प्रकट करी है। तो वहीं श्रद्धांजलि सभा के बाद बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तो वहीं हमारी सांत्वना पीड़ित परिवार के साथ है। एक दुखद घटना हुई है और क्योंकि हमने जो कार्रवाई सरकार द्वारा की गई वो संबोधित है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर एक शोक की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हम सब ने आज निश्चय किया कि पूरे प्रदेश के अंदर हर मंडल स्तर पर हम शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, उस बिटिया को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी भी आए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गण, हमारे सांसदगण, हमारे मंत्रीगण, देहरादून राजधानी मुख्यालय का इस कार्यक्रम को हमने किया है श्रद्धांजलि का, और सभी मंडलों में कार्यक्रम आज हम सब कर रहे हैं। और इस रूप में कि भविष्य के अंदर ये नजीर बने कि पूरा उत्तराखंड का समाज, उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक ऐसे दुष्कर्मों की घोर भर्त्सना करता है और बिटिया के परिवार के साथ हम सब लोग हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से जनता आक्रोशित है। तो ये प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना कि तीनों हत्यारे इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में। तो वहीं पौड़ी पुलिस ने बेहतर काम किया है। साथ ही साथ अब एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। देखिए भाई, उस पर जांच हुई है, पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया है। देखिए 24 घंटे के अंदर तीनों अपराधियों को, घटना के स्थल को और तमाम जो आवश्यक जो तथ्य होते हैं, जो इस तरह के केस में ज़रूरत होती है, उनको एकत्रित करने का काम पौड़ी जिले की पुलिस ने किया है। अब एसआईटी को पूरी जांच का जिम्मा दिया गया है ताकि जो अपराधी हैं उनको कहीं पर भी छूटने की गुंजाइश न हो, उनके अपराध के अनुसार उनको सजा मिले। ये काम आज एसआईटी और एसआईटी की जो अफसर है, मैंने क्योंकि मेरे साथ उन्होंने काम किया है, मैं जानता हूँ, वो एक बहुत बेहतर और ईमानदार अफसर है।
अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस पुलकित और उसके 3 साथियों को वंतरा रिजॉर्ट लेकर पहुंची, जिसके बाद वंतरा रिजॉर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रिमांड के दौरान तीनों आरोपियों की सुरक्षा पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अंकिता भंडारी की हत्या के बाद से लोगों में भारी गुस्सा है। वो आरोपियों पर गिरफ्तारी के दिन से ही हमला कर चुके हैं। ऐसे में एसआईटी बेहद गोपनीय तरीके से तीनों से पूछताछ कर सकती है। इसके लिए जेल में पूछताछ का विकल्प भी देखा जा रहा है। तीनों आरोपियों की पिछले कुछ दिनों में अंकिता के दोस्त पुष्प से हुई बातचीत के बिंदुओं पर भी पुष्प के साथ सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है वनंतरा रिजॉर्ट पर। साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकता है, यही वो वनंतरा रिजॉर्ट है जहां पर अंकिता बतौर रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी। और कुछ ही समय के बाद अब यहाँ पर अंकिता के जो हत्या है पुलकित आ रही है और उसके 2 साथी एसआईटी की टीम किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो पुलिस के जवान है यहाँ पर पूरी तरह से जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और कहीं ना कहीं अब किसी भी वक्त यहाँ पर एसआईटी की टीम पहुँच सकती है और इसी रिजॉर्ट से जो एसआईटी की टीम साक्ष्य जुटाने का काम भी करेगी। और इसके बाद जहाँ पूरा क्राइम सीन हुआ था, जिस नहर से अंकिता को धक्का दिया गया था, वहां पर भी जो अंकिता के आरोपियों को ले जाएगा जहां पर जो एसआईटी की टीम के द्वारा गहनता से पूछताछ की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ विकास खरे, जनता टीवी, हरिद्वार। तो वहीं हरिद्वार पंचायत चुनावों में भाजपा बम्पर वोटों के साथ जीत का दावा कर रही है। बीजेपी के हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि राज्य गठन के बाद से अभी तक हरिद्वार के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा मजबूत पकड़ नहीं बना पाई थी, लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी ने हर क्षेत्र में बम्पर जीत दर्ज की है। साथ ही जिला पंचायत और सभी ब्लॉकों में बीजेपी का बोर्ड बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। हरिद्वार के इतिहास में पहली बार हुआ जब अधिकांश ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं। अधिकांश क्षेत्र समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं और अधिकांश जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर के आए हैं। हम वहां पर अपना बोर्ड बना रहे हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा होगा और पहली बार विधिवत जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा होगा। और अभी तक हमारे यहाँ कोई ब्लॉक प्रमुख हरिद्वार में नहीं बना था। ये पहली बार होगा कि हरिद्वार में हम अपने ब्लॉक प्रमुखों को भी बना सकेंगे। मैं समझता हूँ कि हरिद्वार में जिस तरीके से पूरा एक तरफा वातावरण बना है, तो मैं आपके माध्यम से हरिद्वार की जनता का अभिनंदन कर रहा हूँ, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और इधर उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उस पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाया है। और निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की बहुत गहरी पैठ हरिद्वार में हुई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने देहरादून में सरकार और भ्रष्टाचार की शव यात्रा निकाली। अंकिता हत्याकांड के बाद से ही सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। ऐसे में विरोध स्वरूप आम आदमी पार्टी ने गांधी पार्क से भ्रष्टाचार की शव यात्रा निकालने का काम किया है। साथ ही सरकार से मांग की कि अंकिता के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आम आदमी पार्टी जब तक राज्य में भ्रष्टाचार रहेगा उसके खिलाफ लड़ती रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य में भाजपा सरकार के राज में व्याप्त भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले, हैवानियत और जो ये हवस के शिकारी हैं, इनके आतंक से राज्य को मुक्ति दिलाने के लिए हमने आज गांधी पार्क से लक्ष्मी बाग शमशान घाट तक शव यात्रा कार्यक्रम निकाली है। ये शव यात्रा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार की शव यात्रा है। अंकिता का हत्यारों को फांसी देने की यात्रा है। तो इस यात्रा में हमारे आम आदमी पार्टी के सिपाही बढ़ चढ़ करके जिन्होंने भाग लिया, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि भ्रष्टाचार पर अगर अंकुश नहीं लगेगा तो हम फिर आपकी गद्दी उखाड़ देंगे। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। गाजियाबाद के सिद्धिक नगर कॉलोनी में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने की पत्नी और बेटी की हत्या। फावड़े से दिया वारदात को अंजाम। आरोपी का बेटा चल रहा गायब। पुलिस ने खूनी पति को लिया हिरासत में। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या में कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई जुम्मे की नमाज। पीएफआई पर बैन के बाद अलर्ट थी यूपी पुलिस। सकुशल संपन्न हुई नमाज। मस्जिदों और संवेदनशील क्षेत्रों पर तैनात की गई थी पुलिस। सिटी एसपी मधुबन सिंह और सिटी सीओ
शैलेंद्र सिंह नमाज के दौरान टीम के साथ भ्रमण करते नजर आए। प्रतापगढ़ चेकिंग के दौरान पुलिस ने किए 2 आरोपियों को गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। उप निरीक्षक निकेत भारद्वाज के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। महोबा के रावतपुर खुर्द में सीआरपीएफ के जवानों ने की युवक की हत्या। पुराने रंजिश के चलते दिन दहाड़े मारी गोली। हत्या से गांव में मचा हड़कंप। छुट्टी पर चल रहा था आरोपी। सीआरपीएफ जवान राकेश मौके पर पहुंचे। जिले के आला अधिकारी हत्या आरोपियों की पत्नी है ग्राम प्रधान। बांदा के मवई बाईपास पर शॉर्ट सर्किट से दुकानों में लगी भीषण आग ने लिया विकराल रूप। 3 दुकानें जलकर हुई खाक। सूचना के घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। लगभग 6 लाख रुपए का हुआ नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आगरा के भदरौली ग्राम पंचायत तहसीलदार ने बुलडोजर से हटवाया सरकारी जमीन से अवैध कब्जा। आबादी के बीच ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रहा था दलित व्यक्ति का परिवार। 20 वर्षों से ज्यादा का हो गया था समय। गाजीपुर में जमानिया में गौकशी के आरोपियों पर प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। पुलिस ने आरोपियों की लगभग 6 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त। आरोपी अकील कुरैशी, गफ्फार और वाहिद के अपराध के तहत अर्जित की गई थी बेईमान की संपत्ति। औरैया के मरगामा में 3 दिन से लापता था किशोर। संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग दवा मिला भूसे में। पड़ोसियों के भूसे में किशोर का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। घटनास्थल पर आला पुलिस कमान मौजूद। लखनऊ खेल के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने माध्यमिक के प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। खेल सुविधा के नाम पर वसूली जाने वाली फीस की मॉनिटरिंग को लेकर दिया सुझाव। मुजफ्फरनगर पुगाना पुलिस ने नशे के तस्करों पर कसा शिकंजा। पुलिस भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद करती नजर आई। नशे की गोलियों और इंजेक्शन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी है। मेडिकल स्टोर पर धड़ल्ले से चल रहा था अवैध नशे का कारोबार। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।